फिजिक्स 50 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 15 देखेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। आज हम लोग इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखेंगे। सबसे पहले एक प्लेन शीट बनाते हैं। ये शीट आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये शीट आपका बहुत ही थीन है। इसको हम लोग सिंगल लेयर कंसीडर करेंगे और इस प्लेन शीट से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और ये प्लेन शीट आपका बहुत बड़ा है, तो इसमें कितना चार्ज होगा ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर करेंगे सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो चार्ज होता है उसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। ऐसा गॉसियन सरफेस लेना है जो कि सिमेट्रिक हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, इधर एक पॉइंट आर डिस्टेंस पे लिए, इधर भी एक पॉइंट लेंगे आर डिस्टेंस पे। इस पॉइंट से होते हुए एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। गॉसियन सरफेस यहाँ पे हम लोग सिलेंड्रिकल शेप का लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस गॉसियन सरफेस का 3 सरफेस होगा। एक ये सर्कुलर वाला पार्ट, दूसरा एक कर्व्ड पार्ट होगा और एक इधर भी होगा सर्कुलर पार्ट। इसको इस तरह से समझिए, ये आपका मान लीजिए थिन प्लेन शीट है। इसके बीचों बीच हम लोग एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किए हैं सिलेंडर शेप का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन में होगा। और चूंकि ये शीट आपका पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर होगा? इधर ही होगा। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस कर्व पार्ट के कारण किधर होगा? ऊपर की ओर। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? कर्व पार्ट के लिए कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। सिमिलरली जब हम लोग इस ओर देखेंगे पीछे की ओर, तो यहाँ भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर ही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर और एरिया वेक्टर डीए का डायरेक्शन भी इधर ही है। तो इस केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का के बीच एंगल कितना होगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और इस पॉइंट पे हम लोग देखेंगे डीए का डायरेक्शन ऊपर की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे देखिए, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर। यहाँ भी थीटा कितना हो जाएगा आपका? 0 डिग्री हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं, ये जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किए हैं उसके कारण। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? φ1, ये पहला सरफेस के कारण, इसको दूसरा मान लेते हैं
और ये कर्व्ड पार्ट वाला को तीसरा मान लेते हैं। φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा प्लस तीसरा के कारण ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लीजिए, ई डी ए कॉस थीटा कितना होगा, पहला के लिए कितना हम लोग 0 लेंगे, प्लस दूसरा के कारण भी ई को बाहर निकाल लीजिए, दूसरा के कारण भी 0 होगा, देखिए थीटा 0 है। फिर ये जो कर्व्ड पार्ट है उसके कारण थीटा कितना होगा, ई और डी ए के बीच 90 डिग्री, तो ई डी ए कॉस 90 डिग्री, तो ई डी ए कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस ई डी ए फिर 1 हो जाएगा, और ये कॉस 90 आपका 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ई जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ देखिए छोटा सा एरिया को हम लोग कंसिडर किए हैं डी ए, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, इसको पूरा ले लीजिए, एरिया ए, ये भी आपका एरिया ए हो जाएगा। तो इसका पूरा एरिया कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लस फिर ई ए, दोनों को ऐड कीजिएगा 2EA। तो हम लोग फ्लक्स फाइंड आउट कर लिए, कितना निकला 2EA निकला। इसके बाद हम लोग टोटल चार्ज कितना है इस गॉसियन सरफेस के अंदर वो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि गॉस लॉ लगाने के लिए क्या चाहिए, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट चाहिए। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर में जो चार्ज होता है उसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो हम लोग को पता है 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है, सिग्मा है, तो ए एरिया में कितना होगा, इस पोर्शन में ए एरिया में कितना होगा, तो ए इंटू सिग्मा कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यदि सिग्मा को हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा, तो क्यू इनसाइड इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम लोग गॉस लॉ लगा सकते हैं, फ्रॉम गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर चुके हैं, फाई इक्वल टू 2EA, 2EA इक्वल टू क्यू इनसाइड कितना है, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए और ए कट जाएगा, तो ई निकल गया आपका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम लोग पहले पढ़े थे जब डिस्टेंस ज़्यादा होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता था, लेकिन इस प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये प्लेन शीट आपका बहुत बड़ा है, इन्फिनिटी यहाँ पे लिए है, इसके वजह से इस प्लेन शीट के नज़दीक में कोई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन हाँ, यदि बहुत दूर पे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर डिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। इसके कारण तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए।
अब मान लीजिए दो प्लेन शीट है, एक पॉजिटिवली चार्ज है दूसरा निगेटिवली चार्ज है, तो दोनों शीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फिर शीट के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये फाइंड आउट करने सीखेंगे। ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला प्लेन शीट आपका पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा प्लेन शीट नेगेटिवली चार्ज है। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है और इस प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। अब आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने बोल रहा है दोनों प्लेट के बीच में, फिर बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने बोल रहा है, फिर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने बोल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी पढ़े प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E = सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डेरिवेशन हम लोग पढ़ चुके हैं जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की ओर होगा इस डायरेक्शन में। हम लोग इस शीट को 1 कंसीडर करते हैं, इसको 2 कंसीडर करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा E1। अब और माइनस के लिए हम लोग जानते हैं नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर जाता है, तो इसके लिए हम लोग ले लेते हैं E2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा E1 और E2 दोनों एक डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना हो जाएगा, एट P1 E = E1 प्लस E2, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पहला शीट के कारण, दूसरा शीट के कारण कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट दोनों को ऐड कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब पढ़ेंगे उसमें यूज होगा। अब हम लोग P2 पे फाइंड आउट करते हैं। एट P2 E = कितना होगा, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की ओर, यानी E1 का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, अंदर की ओर होता है, तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा 0। अब P3 पे फाइंड आउट करते हैं। देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो प्लेट 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा बाहर की ओर, और नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर, तो इधर हो जाएगा। E1 हो गया, ये आपका E2 हो गया। तो एट P3 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 माइनस E2, तो फिर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें भी 0 निकलेगा। मतलब प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिंगल प्लेट के कारण जितना होता है उसका डबल होगा, लेकिन बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होगा। इसके बाद हम लोग थिक प्लेट के कारण, नॉन कंडक्टिंग थिक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने सीखेंगे। ये आपका बोर्ड में नहीं पूछेगा, एंट्रेंस में पूछता है। चलिए इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इनफिनाइट
थिक प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इस बार हम लोग नॉन कंडक्टिंग थिक प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखेंगे। पहले हम लोग थिन प्लेट के कारण सीखे थे, जिसमें सिंगल लेयर कंसीडर किए थे, लेकिन ये प्लेट का मोटाई थोड़ा होगा, उसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने सीखेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट है तो टोटल चार्ज सरफेस पे नहीं होगा, इंटायर वॉल्यूम में होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक थिक प्लेट बना लेते हैं। इस प्लेन शीट का थिकनेस T है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लेन शीट है नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज जो है इंटायर वॉल्यूम में होगा। अब इस प्लेन शीट के कारण हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये वाला पोर्शन हम लोग लेते हैं और यहाँ पे बीच में इसका सेंटर होगा। यहाँ से r डिस्टेंस पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सिमेट्रिक लेने के लिए इधर भी एक पॉइंट लीजिए r डिस्टेंस पे। जैसे पिछले वाला केस में हम लोग गॉसियन सरफेस कंसीडर किए थे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। एक सिलेंडर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सर्कुलर पार्ट का जो डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा, DA ले लीजिए। चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो किधर होगा, बाहर की ओर होगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे देखिएगा तो ये आपका DA हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिर बाहर की ओर होगा। अब यहाँ पे देखिए कर्व्ड पार्ट जो है ये वाला, इसका डायरेक्शन किधर होगा, जस्ट परपेंडिकुलर सरफेस से, यानी DA का डायरेक्शन यहाँ पे किधर होगा, इधर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे थीटा 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री। अब हम लोग को टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो हम लोग फर्स्ट केस में इस प्लेन शीट के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद आउटसाइड फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए टोटल फ्लक्स कितना होगा, सरफेस 1 के कारण इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए और इसको 3 ले लीजिए। φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम है तो क्या हो जाएगा, DA cos 0 डिग्री। सरफेस 2 के कारण भी 0 डिग्री होगा थीटा, तो DA cos 0 डिग्री प्लस ये कर्व्ड पार्ट के कारण cos कितना हो जाएगा, DA cos 90 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन DA cos 0 का मान 1 प्लस DA cos 0 का मान 1, ये 0 हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो हो जाएगा EA प्लस EA। तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू निकल गया आपका 2EA। इसके बाद हम लोग इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, Q इनसाइड फाइंड आउट करना है। चलिए इधर फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो Q इनसाइड कितना होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका चार्ज जो है इंटायर वॉल्यूम में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पिछले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, 1 मीटर क्यूब में जो चार्ज होता है उसको हम लोग
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाता है। रो इक्वल टू क्यू बाय वी, मतलब यदि हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर कितना चार्ज होगा, क्या करेंगे, रो को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कीजिएगा आप, ये वाला एरिया तो हम लोग को पता है कितना है, एरिया ए है। यहाँ पे देखिए डी ए को इंटीग्रेट किए तो ए निकला। अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए ये वाला आर है और इधर कितना है, आर है। तो आर और आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो एरिया को यदि इस थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दें तो निकल जाएगा वॉल्यूम। तो कितना हो जाएगा, a इंटू 2r। तो रो को क्या कीजिए, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कीजिए। वॉल्यूम कितना निकला यहाँ पे देखिए, a इंटू 2r, a इंटू 2r। क्यू इनसाइड हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग गॉस लॉ लगाएंगे। फ्रॉम गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए फ्लक्स कितना निकला है, 2e a, और क्यू इनसाइड कितना निकला, रो a 2r बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 और 2 कट जाएगा, a और a कट जाएगा, e इक्वल टू कितना निकल जाएगा, रो r बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, मतलब जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा तो इस वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज होगा वो भी तो बढ़ेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस सरफेस तक, यहाँ तक क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसके बाद जाके आपका कांस्टेंट हो जाएगा। आगे देखेंगे आउटसाइड वाला केस में। ये निकल गया आपका, हम लोग इसको लिख लेते हैं, ग्राफ में यूज होगा। इसमें निकला E इक्वल टू रो r बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग आउटसाइड फाइंड आउट करेंगे। हम लोग प्लेन शीट का थिकनेस T लिए हैं। अब इस प्लेन शीट के सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट आपका आउटसाइड है, शीट के इनसाइड नहीं है। आउटसाइड एट डिस्टेंस r। तो फिर से हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट का जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, जैसे पिछले वाला केस में देखें हम लोग। सिमिलरली इस पोर्शन का जो डायरेक्शन होगा इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, और ये कर्व्ड पार्ट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये ऊपर की ओर, और इसका डायरेक्शन आउटवर्ड बाहर की ओर। यहाँ एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो टोटल फ्लक्स हम लोग निकाल सकते हैं, फाई टोटल इक्वल टू, ये 1 के कारण इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, ये 3 ले लीजिए,
तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो इसके कारण फ्लक्स कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस ई डी ए कॉस 0 डिग्री, इस केस में भी 0 डिग्री होगा, प्लस इसके कारण कितना है 90 डिग्री, तो 0 हो जाएगा फ्लक्स, कॉस 90 0, तो हो जाएगा ई ए प्लस फिर डी ए को इंटीग्रेट कीजिएगा, ये हो जाएगा ई ए, तो टोटल फ्लक्स निकल गया 2E A। अब हम लोग को क्यू इनसाइड फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका वॉल्यूम हम लोग को लेना है, ये पूरा नहीं लेना है क्योंकि आपका ये जो प्लेन शीट है यहीं तक है। तो क्यू इनसाइड हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू क्यू बाय बी, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को ये वाला वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना होगा इसका वॉल्यूम, ये वाला एरिया कितना है, ए है, और ये थिकनेस कितना है टी, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए इंटू टी हो जाएगा। क्यू इनसाइड भी निकल गया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकल गया। हम लोग गॉस लॉ लगाते हैं, फ्रॉम गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स कितना है 2EA इक्वल टू क्यू इनसाइड कितना है रो ए टी बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए और ए कट जाएगा, तो E इक्वल टू निकल गया आपका रो टी बाय 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सीट के आउटसाइड कितना निकला रो टी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सीट के इनसाइड कितना निकला रो आर बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। ग्राफ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच प्लॉट करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनसाइड वाला केस में आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से t/2 तक होगा। तो इनसाइड वाला केस में जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। t/2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंक्रीज करेगा इनसाइड में, क्योंकि इनसाइड में जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो इसका वॉल्यूम भी इसका बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके अंदर चार्ज भी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। लेकिन जैसे हम लोग बाहर आएंगे, सीट के बाहर आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, E इक्वल टू रो टी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, रो टी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सीट के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो आपका प्लेन सीट है वो इन्फिनाइट है, बहुत बड़ा है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन सीट के आसपास जब कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन ये पॉइंट यदि बहुत ज़्यादा दूर में होगा उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेरी करेगा। एक छोटा सा प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। 2 प्लेन सीट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है 88.5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसके बगल में एक और प्लेन सीट है, इसमें निगेटिव चार्ज है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी -88.5 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। बीच में एक इलेक्ट्रॉन को रखा गया है, आपसे पूछ रहा है कितना फोर्स लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा ये फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो सबसे पहले दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हम लोग देखेंगे। हम लोग पढ़े अभी, दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा,
सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पे आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो कि दिया हुआ है 88.5 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो ये 0 यहाँ पे आएगा, 10 बार में कट जाएगा, 10 इंटू 10⁻12 न्यूटन पर कूलम। अब हम लोग जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, F बाय Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, और Q इक्वल टू कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से E का वैल्यू पुट कीजिए 10 इंटू 10⁻12 इंटू Q को मल्टीप्लाई कीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू F। ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 10⁻12 इक्वल टू F। तो आपका हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। तो इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, 16 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। और किस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्लेट के कारण किधर होगा, इधर होगा, और इस प्लेट के लिए भी क्या होगा, अंदर की ओर इधर ही होगा। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखेंगे।